नमस्कार, के न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम जनहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। यूपी में भ्रष्टाचार खत्म करने को लेकर सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति पर अधिकारी भ्रष्टाचार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए लग गए हैं और 24 घंटे के अंदर बरेली और जौनपुर की घटना इस बात की गवाही दे रही है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार करने वाला कोई भी हो, कार्रवाई होकर रहेगी। बता दें कि बरेली में इंस्पेक्टर ने अफीम तस्करों को छोड़ने के लिए रिश्वत ली थी और इसकी जानकारी जब एसएसपी अनुराग आर्य को हुई तो उन्होंने सीओ और एसपी को भेजा, लेकिन इंस्पेक्टर रामसेवक को खबर हो गई तो वो थाने की दीवार फांदकर भाग गया। ये मामला बरेली के थाना फरीदपुर का है। इंस्पेक्टर के कमरे से 9 लाख रुपए कैश मिले हैं। फिलहाल उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। बात अगर जौनपुर की करें तो जौनपुर के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादंड ने गुरुवार को NHAI कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। कर्मचारियों की भूमिका पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कंप्यूटर ऑपरेटर और क्लर्क की सेवा समाप्त करने का निर्देश दिया और कानून गो को कलेक्ट्रेट से समृद्ध कर दिया। जिलाधिकारी ने बारीकी से पत्रावलियों और अभिलेखों का निरीक्षण किया और NHAI द्वारा भुगतान संबंधी पत्रावलियां संदिग्ध पाई गई, जिस पर उन्होंने इन पत्रावलियों की विस्तृत जांच कराने के निर्देश भी दे दिए हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ में होगा। और देखिए, बरेली में वसूली कांड जिस तरीके से सामने आया उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से अब जो जीरो टॉलरेंस वाली बात थी वो बिल्कुल ठीक साबित हुई नजर आ रही है। कोई भी भ्रष्टाचार कहीं भी नहीं हो सकेगा, प्रशासन एक्टिव है। हमें कहने में संकोच भी नहीं। मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। आप जा रहे मोटरसाइकिल पकड़ ले रहा है, घर में आपने एक बार ज्यादा जगह लिया, एक थाना हमने खोल दिया है, आपको लुटेरे की तरह हमें लूट ले रहा है, धमकी दे रहा है, 135 का मुकदमा लिखा रहा है, हम अपराध न करें, हम अपराधी हो गए, कोई हम हाथरस के बाबा हैं कि हम कह रहे हैं मेरे पैर की धूल ले लो और उसमें घटना हो जाए। इसलिए मित्रों, आपका अभिनंदन जवानी करने से नहीं काम चलने वाला। आपका अभिनंदन आपके माथे के चंदन की रक्षा के बाद ही संभव है। आज दिन में गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि थाना प्रभारी फरीदपुर निरीक्षक राम सेवक के द्वारा रात्रि में 2 संदिग्धों को NDPS के आरोप में पकड़कर 7 लाख रुपए लेकर छोड़ दिया गया है। इसकी जांच के लिए सीओ फरीदपुर गौरव सिंह तत्काल थाने पर गए। थाने पर थाना प्रभारी रामसेवक थाने से गायब हो गया। इसका कमरा चेक करने पर कमरे से लगभग 9,96,000 रुपये कैश बरामद हुआ है। जांच में ज्ञात हुआ है कि रात्रि में आलम पुत्र मोहम्मद इस्लाम और नियाज अहमद पुत्र शेर मोहम्मद, दोनों निवासी नवदिया अशोक थाना फरीदपुर को थाने पर लाया गया था, जिनको 7 लाख रुपये लेकर थाना प्रभारी द्वारा छोड़ दिया गया था। इस संबंध में सीओ फरीदपुर की तहरीर पर थाना फरीदपुर पर FIR नंबर 633/24 धारा 308(6), 127(2) BNS और 7/13 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पंजीकृत किया गया है। आरोपी इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है। आरोपी इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र ही इसकी गिरफ्तारी करते हुए आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। निरीक्षण किए जाएं और कहीं पे भी शिकायत मिले तो उन पे, दलालों पे और जो कर्मचारी संलिप्त हैं उन पे कार्रवाई की जाए। तो मुझे आज ये शिकायत मिली थी कि ये जो NHAI की पेमेंट्स करते हैं यहाँ के ऑफिस में, तो इसमें गड़बड़ियाँ हैं, तो उसको लेके मैंने औचक निरीक्षण यहाँ पे किया है और जब बहुत डिटेल में मैंने एक जांच पड़ताल की है, हमारे साथ पूरे हमारे अधिकारीगण भी थे, तो उसमें हमें कुछ यहाँ पे संदिग्ध जो ट्रांजैक्शन है, संदिग्ध पत्रावलियाँ मिली हैं जो कि तहसीलों से नियम के अंतर्गत नहीं आई थी, उसको यहीं पे इन्होंने क्रिएट किया है। तो प्रारंभिक रूप से हमें जो 3 कर्मचारी जिनका दोष दिखाई दे रहा है, बाकी अभी डिटेल में हम लोग 1-2 दिन में अपनी जांच कंप्लीट करेंगे, जिसमें एक संतोष तिवारी है, एक हिमांशु है और एक यहाँ पे क्लरिकल स्टाफ है अनिल, और एक यहाँ पे जो बेसिक शिक्षा विभाग के एक टीचर हैं राहुल सिंह उनका नाम है, तो वो भी मुख्य रूप से इसमें इनके साथ में संदिग्ध वार्ता में हम लोगों को मिले हैं, जो हमने चैट्स वगैरह देखी है, फाइल देखी है। तो इन सब लोगों को हमने कल 10 बजे फिर से कार्यालय में हाजिर होने के लिए कहा है। बहुत डिटेल में हम लोग एक-एक पत्रावली की अभी जांच कर रहे हैं और उसके हिसाब से हम लोग
अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करेंगे। अभी मैंने जो CRO प्रभारी अधिकारी हैं उनको निर्देश दिया है कि जो यहाँ पे अमीन है इनको तत्काल प्रभाव से इनको अटैच हम लोग कलेक्ट्रेट में कर रहे हैं, क्योंकि वो नियमित शासकीय कर्मचारी है। बाकी जो 2 लोग हैं वो संविदायी कर्मचारी हैं, उनकी तत्काल संविदा समाप्त कर रहे हैं, और जो बेसिक शिक्षा विभाग के टीचर हैं उनको भी हम नोटिस देंगे और कल इसमें और डिटेल में जांच करेंगे। तो कहीं वसूली कांड तो कहीं गलत भुगतान। हालांकि इन सभी घटनाओं को लेकर लगातार एक्शन लिया जा रहा है और भ्रष्टाचार का खेल जिसमें सभी का घालमेल जो है वो नजर आ रहा है। बरेली में भी पुलिस का वसूली कांड हुआ, जिसके बाद पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनकी ओर से जब पूरे मामले में एक्शन लिया गया, तब आप देखिए किस तरीके से भागते नजर आए जो जिम्मेदार थे, और 9 लाख रुपए कैश यहां पर बरामद किया गया है। तो भ्रष्टाचार की सूचना पर डीएम की भी छापेमारी हुई। ठीक ऐसी ही घटना जालौन में भी सामने आई, और उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। एक तरफ पुलिस के लोग मिले हुए नजर आते हैं, लेकिन दूसरी ओर पुलिस के जो अधिकारी हैं वो ऑपरेशन क्लीन के तहत ऐसे लोगों पर बड़ा एक्शन भी ले रहे हैं। तो भ्रष्टाचार का खेल खत्म करने के लिए जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनका एक्शन साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को बरेली के एक थानेदार यानी कि राम सेवक जो थानेदार है उन्होंने उसको ताक पर रखा है, और कहीं ना कहीं एक बड़ा उन्होंने जो है भ्रष्टाचार किया है। दरअसल बरेली का फरीदपुर थाना है, देहात क्षेत्र का थाना है और सबसे बड़ा थाना माना जाता है। सबसे ज्यादा वहां पर मादक पदार्थ की तस्करी होती है, उसी में उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। दरअसल बुधवार की देर रात उन्होंने 3 मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 3 युवकों को पकड़ा था, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो 2 उनमें से जो शामिल थे, आरोपी थे, उनको कहीं ना कहीं 7 लाख रुपए की रिश्वत लेकर के उनको छोड़ दिया, और तीसरा जो आरोपी था उसको थाने में बंद रखा। इसकी पूरी सूचना कहीं ना कहीं गोपनीय तरीके से बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य के पास पहुंची, और उन्होंने गोपनीय तरीके से ही गुरुवार को पूरा गोपनीय तरीके से जो है फरीदपुर थाने में छापा पड़वाया, और छापे के दौरान बरेली के जो एसपी साउथ हैं मानुष पारिक और सीओ वहां पर पहुंचे, और जैसे ही इसकी भनक वहां के थानेदार राम सेवक को लगी तो कहीं ना कहीं वो दीवार फांद करके भाग निकला। तो इसमें कहीं ना कहीं साबित होता है कि उसने भ्रष्टाचार किया था। जब उसके आवास की तलाशी ली गई तो कहीं ना कहीं वहां पर करीब 9,86,000 रुपया यानी कि करीब 10 लाख रुपया उसके बेड से जो है बरामद हुआ, और ये इस बात की खबर पर मोहर लगी कि उसने जो है भ्रष्टाचार को अंजाम दिया। फिलहाल इस पूरे मामले पर सीओ गौरव सिंह की तरफ से जो है फरीदपुर थाने में थानेदार के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हुई है, और अभी जो थानेदार यानी कि राम सेवक है वो लगातार फरार चल रहा है। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने टीमें गठित कर दी हैं और उसकी तलाश की जा रही है, और जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। फिलहाल बड़ा सवाल है कि बरेली में लगातार रिश्वतखोर थानेदारों के मामले सामने आ रहे हैं। लगातार एंटी करप्शन भी इन पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इस पर अंकुश लगने का नाम नहीं ले रहा। देखना होगा कि किस तरीके से अब इस पूरे मामले पर आगे भी कार्रवाई होती है या फिर नहीं। फिलहाल जो 2 आरोपियों को छोड़ा है वो भी फरार चल रहे हैं। तीसरे आरोपी ने पूरा का पूरा जो चिट्टा था वो बरेली के एसएसपी और एसपी साउथ के सामने रखा है। कैमरा पर्सन विकास के साथ शानू कुमार, के न्यूज इंडिया। तो इसी मुद्दे पर आज विस्तार से बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, इसके साथ ही कई और मेहमान भी होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि देखिए, एक तरफ कुछ पुलिस अधिकारी ऐसे हैं, कुछ भ्रष्ट पुलिस अधिकारी जो एक तरफ यूपी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर पलीता लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जो इन भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त एक्शन लेकर एक नजीर पेश कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि भ्रष्टाचारी कोई भी हो, कहीं भी हो, बचेगा नहीं। हमारे साथ में हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में बरेली से हमारे संवाददाता शानू कुमार हैं और अनीश अंसारी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं।
राहुल त्रिपाठी हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, आगे वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी भी जुड़ेंगे और जौनपुर से भी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं अजय कुमार सिंह। सबसे पहले शानू का रुख कर लेते हैं। शानू, बरेली का जो मामला सामने आया, सबसे पहले बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि एक तरफ कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं जो पूरे के पूरे महकमे को कटघरे में खड़ा करने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं जहां पर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कस रहे हैं और एक नजीर पेश कर रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का खात्मा करके रहेंगे। और देखिए गरिमा, निश्चित तौर पे जब से पिछले 1.5 महीने से जब से एसएसपी जो कि आईपीएस अनुराग आ रहे हैं, उन्होंने जब से बरेली में कमान संभाली है तो वो गोपनीय तरीके से जितने भी जो जीरो टॉलरेंस के खिलाफ जितने भी थानेदार हैं या दरोगा हैं उनके खिलाफ गोपनीय तरीके से जानकारी निकलवाते हैं और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करवाते हैं। पिछले समय में देखा गया तो कई बरेली में ऐसे इंस्पेक्टर हो या फिर दरोगा हो या फिर सिपाही हो जिन्होंने भी रिश्वत ली, उस पर एंटी करप्शन ने अपना शिकंजा कसा। हालांकि एंटी करप्शन एक अलग यूनिट है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी यूनिट जो है बरेली के एसएसपी के अंतर्गत काम कर रही थी और गोपनीय तरीके से हमको भी सूचना मिली कि इस पर पूरा जो काम है वो कहीं ना कहीं एसएसपी अपनी निगरानी में करा रहे हैं। तो कई दर्जन भर से ज्यादा जो है बरेली के इंस्पेक्टर जो है एंटी करप्शन में पकड़े गए और जेल भी जा चुके। कई दरोगाओं का भी नाम सामने आया है, वो भी आज जेल में बंद है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी इतनी बड़ी कार्रवाई होने के बावजूद भी लगातार इंस्पेक्टर जो है रिश्वत लेने का काम था, जो उनका धंधा था, उसका रोकने का नाम नहीं ले रहे थे। लगातार जितने भी अफीम तस्कर हो, गौ तस्कर हो या फिर प्रॉपर्टी डीलर हो, इन तमाम तरीके के जो माफिया लोग हैं उनसे लगातार रिश्वत ली जा रही थी। वहीं जो बरेली का जो सबसे ज्यादा देहात इलाके का जो थाना है, फरीदपुर थाना, सबसे ज्यादा मादक पदार्थ की तस्करी गरिमा यहां पर होती है और लगातार यहां से शिकायतें भी आती थी। राम सेवक जो कि यहां के इंस्पेक्टर थे, जिन पर 7 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है और यह आरोप कहीं ना कहीं सुनिश्चित भी हुआ है और खुद इसकी पुष्टि जो है बरेली के एसएसपी अनुराग आर्या ने की है। तो कहीं ना कहीं जो राम सेवक इंस्पेक्टर है वो अभी तो फरार चल रहे हैं, लेकिन पिछले समय की बात की जाए जब ये पीलीभीत के पूरनपुर थाने में तैनात थे तब भी इनका रिकॉर्ड ऐसा ही रहा। लगातार रिश्वत लेते थे, लगातार प्रॉपर्टी डीलर, खनन माफियाओं से रिश्वत लिया करते थे। हालांकि जानकारी के मुताबिक यह भी बात सामने आ रही है कि पीलीभीत के ही एक विधायक हैं, उनके बहुत नजदीकी रिश्तेदार भी हैं। तो कहीं ना कहीं इन तमाम तरीके की जो चीजें थी इसको लेकर के ये इस तरीके के काम करते। ठीक है शानू, आपके पास लौटेंगे। शानू की आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है और मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता जौनपुर से भी जुड़े हुए हैं अजय कुमार सिंह। सबसे पहले उनसे भी घटना को विस्तार से जान लेते हैं। क्या है पूरी घटना और देखिए जिस तरीके से ऑपरेशन क्लीन पुलिस चला रही है उसके तहत जौनपुर में जो कार्रवाई हुई वाकई बहुत अलग थी और हैरान कर देने वाली है, क्योंकि एक तरफ कुछ अधिकारी हैं जो मिली भगत कर पैसे वसूल रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूरी तरीके से नजीर पेश कर रहे हैं। जी गर्मा जी, आवाज आ रही है? जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी ठीक है जी। आपको बता दें कल देर शाम जो है नवीन कुमार माधव जो यहाँ के जिला अधिकारी हैं, उन्होंने जो है NHI ऑफिस जो कार्यालय है यहाँ पे, इस पर जो है छापा मारते हैं अपनी टीम के साथ में और वहां पर जो दस्तावेज मिलते हैं वो हैरान कर देने वाला होता है। स्क्रीन से गायब हो गया। जिस प्रकार से जो है वहां पे जो है अवैध पेपर वहां मिलते हैं, वहां पे वो पेपर मिलते हैं जो तहसील से ना आकर के जो है ऑफिस में बनाए गए होते हैं और उसी से जो है उनको स्टैंप, फर्जी स्टैंप लगा करके जो है ट्रांजेक्शन किए जाते हैं NHI के द्वारा। ये एक बड़ा हैरान कर देने वाला मामला आता है सामने, जबकि जो अमीन है वहां से जो तहसील से जो है रिपोर्ट बन के आती है किसानों को, NHI जो उनको मुआवजा देती है, उनकी फर्जी फाइल बना करके पेमेंट किया गया यहाँ पर पे। जो पेमेंट जो है 3 लाख रुपए का पेमेंट होता है उसको 34 लाख रुपए का पेमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसमें जो है जब नवीन कुमार माधव जो यहाँ के जिलाधिकारी है वो कार्रवाई करते हैं, उसके बाद उसमें 3 लोगों को जो है वो उसमें नाम प्रकाश में आता है, जिसमें जो है एक कंप्यूटर ऑपरेटर होता है और 2 संविदा कर्मचारी होते हैं और एक अमीन की जो है मिली भगत आती है। सामने से एक बाहरी जो है जो बेसिक शिक्षा विभाग का जो है अध्यापक है जो है उसका जो है चेक सामने आता है, जो फाइलों में जो है गड़बड़ी की गई है, जिनका पेमेंट ट्रांजेक्शन कर लिया गया है। इन सबको जो है गहनता से जो है 5 घंटे
रवि कुमार महाजन जो है कार्यालय का निरीक्षण करते हैं, उसमें तमाम दस्तावेजों की जांच परख करते हैं। उसके बाद वो जो है अब मीडिया के सामने जब वो मुखबिर आते हैं, उनका साफ कहना है कि इस प्रकार जिस प्रकार से जो है मुख्यमंत्री जो है कार्रवाई जीरो टॉलरेंस के बीच में सभी कार्यालयों का निरीक्षण करे और जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं कर्मचारी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। उसी कड़ी में ये जो है हमारी निरीक्षण किया गया। उनको शिकायत मिल रही थी कि एमएसआई के द्वारा जो पेमेंट किया जा रहा है किसानों को, उसमें कुछ फेक पेमेंट किए जा रहे हैं। उस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी ने बड़ी कार्रवाई किया है और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है पूरी स्थिति स्पष्ट होने के बाद। लेकिन जो इतनी बड़ी जो है भ्रष्टाचार को जो है सामने आया, क्या ये जो है क्या इसमें सिर्फ कर्मचारी ही किए हैं, क्या इसमें अधिकारियों की भी संलिप्तता है, ये सब देखने की बात आगे जांच में देखने की बात होगी। लेकिन अभी जो है कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन इतनी बड़ी जो घटनाक्रम हुआ है इसमें जरूर जो है अधिकारी सम्मिलित होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से जो है ट्रेजरी पेमेंट करता है, ट्रेजरी के अधिकारियों पर अभी कार्रवाई होनी है, तमाम लोगों पे कार्रवाई होनी है। अधिकारी जो जिनके कार्यालय के जिनके पास चार्ज था, क्या उन पे कार्रवाई होगी, ये सब देखने वाले समय में ही बताएगा कि क्या होता है। क्या अधिकारी जिलाधिकारी इन सभी अधिकारियों पे भी कार्रवाई करते हैं कि ये सिर्फ ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, सिर्फ कर्मचारियों के ऊपर ही कार्रवाई करने की बात कही गई है। और इनके कार्रवाई एक को तो संविदा, दो लोग की संविदा पे जो है उनकी संविदा खत्म कर दी गई है और एक को कलेक्ट्रेट से अटैच कर दिया गया है। जी ठीक है, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ में बीजेपी के नेता जुड़ चुके हैं और हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के नेता भी जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी हमारे साथ में। बहुत स्वागत सर आपका। सबसे पहले प्रमोद जी के साथ में शुरुआत कर लेते हैं। प्रमोद जी, ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं बड़ी हैरान कर देने वाली हैं। एक तरफ पुलिस का एक तबका है जिसके लिए देखिए पुलिस का जो एक छवि है, एक चेहरा है, वो बहुत कोशिश की जा रही है, बड़े उसके लिए जतन किए जा रहे हैं कि वो चेहरा, वो छवि बिगाड़ी जा सके और एक नई छवि, एक अच्छी मित्र पुलिस की छवि को कायम किया जा सके। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं इक्का दुक्का जिसके चलते सब पूरा एक महकमा कटघरे में खड़ा हो जाता है। और वैसा ही कुछ माजरा भ्रष्टाचार के मामले में भी है कि पुलिस के कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं और कुछ बेचारे बचाने में लगे रहते हैं। अभी दोनों बरेली और जालौन दोनों की घटनाओं पर नजर डालिए। एक जगह पुलिस वाले ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, घूस ले रहे हैं। एक के कमरे से 9 लाख रुपया कैश बरामद कर लिया गया और पुलिस वाले ही एक्शन कर रहे हैं। डीएम, एसडीएम, ये सब लोग लगे हुए हैं। तो ये क्या चल रहा है? ऑपरेशन क्लीन उत्तर प्रदेश का जो है वो कैसे पूरा हो पाएगा? ऑपरेशन प्रमोद जी आवाज मिल रही है कहने आपको? की एक बात है, ये जुमला है। अगर इधर पीछे, हाँ आवाज आ रही है? हाँ आपकी आ रही, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ सर बोलिए, बोलिए सर, बोलिए। हेलो, बोलिए सर, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे लगता है कि ये जुमला है और ये लगभग एक लंबे समय से मैं देखता आ रहा हूं। सबसे ज्यादा अगर निरंकुश हो गई है तो पुलिस व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था, वो पूरी तरीके से शासन को चलाने का काम कर रहे हैं और उस स्तर पर काफी व्यापक रूप से आम जन को परेशानी हो रही है, क्योंकि शिकायतों का भी इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। ये एक नहीं, आप 2-3 घटना की बात कह रही हैं, मैं कम से कम 50 घटनाओं का जिक्र कर सकता हूं प्रमाण के साथ। प्रशासनिक और पुलिस की तो विशेष रूप से बड़ी बुरी स्थिति है। वहां लोग जाते हैं, उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है, एक सप्ताह रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है, उसके बाद वो कप्तान से मिलते हैं तो भी उसके बाद नहीं होती है। एक नहीं, ये मैं प्रमाण के साथ में बात कह रहा हूँ, यूं हवा में नहीं कह रहा हूँ। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है, जनता परेशान है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों और विशेष रूप से पुलिस अधिकारियों के ऊपर कोई अंकुश नहीं है। ये बिल्कुल निरंकुश हो गए हैं और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 24 के इलेक्शन में ये एक नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन बावजूद उसके मुख्यमंत्री बार बार, मुख्यमंत्री की नीयत और नियत में कोई शक नहीं किया जा सकता, वो बार बार ये बात कहते हैं कि प्रशासनिक रिपोर्ट लिखी जाए, कार्रवाई हो, लेकिन न रिपोर्ट लिखी जा रही है न कार्रवाई हो रही है। सिर्फ भ्रष्टाचार के चलते ये नहीं हो रहा है। पुलिस अधिकारी दोनों हाथ से लूट रहे हैं, मतलब जो पीड़ित है उसको भी परेशान करके लूट रहे हैं और जो नहीं है उसको भी लूट रहे हैं। ये दुर्व्यवस्था है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी आप देख लीजिए, ये जौनपुर का एक जो उदाहरण है जो अभी आपका
रिपोर्टर बता रहा था कि 3.4 लाख का मामला था, उसको 34 लाख बना दिया। ये इस ढंग का हो रहा है, मतलब फाइलों में, और आदमी को परेशान करने के लिए उससे पैसा ले रहे हैं, लूट रहे हैं, उसका उत्पीड़न कर रहे हैं, जनता परेशान है। लेकिन उसकी उच्च स्तर पर भी शिकायत की जाती है, उसके बाद भी मतलब ये स्थिति है कि उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री जी बार बार पिछले वर्षों से, इससे पिछले कार्यकाल में भी मुख्यमंत्री जी कहते कहते थक गए कि सुधर जाइए, लेकिन ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे। क्या कारण है? इस पर मुख्यमंत्री को चिंतन करना चाहिए कि आखिर ये शिकायतें आ क्यों रही हैं, निर्देशों के बावजूद उनका पालन क्यों नहीं हो रहा है। इस पर अगर जब तक नहीं देंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब हो रही है, और विशेष रूप से जो अधिकारीगण हैं वो एकदम निरंकुश हो गए हैं। ठीक है, कुछ अधिकारीगण हैं जो पूरी तरीके से निरंकुश हो चुके हैं, लेकिन उन पर एक्शन देखिए लेना होगा बहुत सख्त, तभी शायद हालात जो हैं वो ठीक हो पाएंगे। बीजेपी के नेता अनीस अंसारी हमारे साथ में हैं। बहुत स्वागत सर आपका। अनीस जी, ये क्या चल रहा है? एक तरफ ऑपरेशन क्लीन, लेकिन दूसरी ओर कुछ अधिकारी ही, पुलिस महकमे के लोग ही यहाँ पर जो कर रहे हैं, क्या वो ठीक है? अनम्यूट कीजिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनीस जी अनम्यूट कीजिए, उसके बाद बोलना शुरू कीजिए। गर्मा जी, अभी उत्तर प्रदेश के 2 प्रकरण जो अभी आपने बताए हैं, अभी जिन पर चर्चा चल रही है, ये ऑपरेशन क्लीन का ही तो एक हिस्सा है। यहीं पर अगर गैर भाजपाई सरकार होती, समाजवादी की सरकार होती, कांग्रेस की होती या बसपा की होती, तो वहां पर मिलकर बंदरबाट कर लिया जाता और ये मामला ओपन नहीं होता। आम जनता का नुकसान होता या किसी तस्कर का फायदा होता, परंतु ये प्रकरण सामने नहीं आता। ना राम सेवक इंस्पेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती, ना NH1 के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ जो जिलाधिकारी महोदय ने जो कार्रवाई की है, ना वो कार्रवाई हुई होती। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस नीति के खिलाफ जो भी कर्मचारी अधिकारी कार्रवाई गलत काम करेगा, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार कार्रवाई करेगी और काम करेगी, और करती आ रही है। उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। अगर सरकार, फिर कहूंगा कि सरकार कोई और होती तो ये मामले ओपन ही नहीं होते, दिखाई नहीं देते, और ऐसा हुआ है। समाजवादी पार्टी की सरकार की आपको सारी घटनाएं याद होंगी। भ्रष्टाचार चरम पे था, खाली प्लाटों पे, जमीनों पर कब्जा किया जाता था, और वही लोग करते थे, अधिकारियों से मिलके समाजवादी पार्टी के लोग करते थे। गुंडागर्दी चरम पे थी, गुंडागर्दी को हमने लगभग समाप्त किया है, और अत्याचार, अनाचार, दुराचार सब कुछ हुआ करता था। आज हमारी पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उत्तर प्रदेश हो या केंद्र की सरकार में, हमेशा यही सोचा है कि आम जनता का फायदा हो, और आम जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। अधिकारियों पर जो भ्रष्ट होगा उस पर कार्रवाई होगी, और कार्रवाई होती रही है। जी गलमन, ठीक है, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ में सपा के प्रवक्ता राहुल त्रिपाठी जी हैं, माफ कीजिएगा आरिफ हबीब साहब हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। आरिफ साहब, ये क्या चल रहा है? सरकार कह रही है कि हमारे अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं और भ्रष्टाचार को रोकने का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो अधिकारी ही भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं। देखिए गरिमा जी, सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार है, और आपको सादर आभार है कि आपने आमंत्रित किया मुझे यहाँ पर। अनीस अंसारी साहब को भी मैंने सुना, और वरिष्ठ पत्रकार हैं जो हम लोगों के पितातुल्य हैं, प्रमोद गोस्वामी जी, उनको भी सुना। तो प्रमोद गोस्वामी जी क्योंकि निष्पक्ष पत्रकार हैं, उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और उन्होंने कहा प्रमाण भी मेरे साथ हैं। लेकिन अनीस अंसारी जी उस बात को नहीं मानेंगे। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं रह गई। जहां दिख जा रहा है कि अधिकारी की कलम फंस जाएगी, वहीं पर अधिकारी जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, और जहां अधिकारियों की कलम नहीं फंस रही है वहां बल्ले बल्ले है। तो जीरो टॉलरेंस की जो बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो जीरो हो चुका है टॉलरेंस। अभी बात कर रहे थे कि गुंडागर्दी करते थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, ये होता था, वो होता था, मिल बांट के खाते थे। आप बताइए, मुख्यमंत्री रहे 5 साल हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, आप बताइए उनके ऊपर कोई FIR है? कोई आप भ्रष्टाचार का आरोप बता दीजिए। जो लगाया भी गया उसको साबित नहीं कर पाए, और दूसरा टेन्योर भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है।
आप ले लीजिए, हमारा एक्सप्रेसवे है, उस पे तमाम खोद खोद के मिट्टियां और गिट्टियां उठा करके उसकी जांच कराई गई, कहीं कुछ पाए नहीं। और दो एक्सप्रेसवे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है और वो हमारा ही अधिगृहित किया हुआ काम था, जो 70% हमने करके दिया था। ये सौभाग्य की बात है कि इनके कार्यकाल में पूरा हो रहा है, लेकिन उसका क्या हाल है? बुंदेलखंड का एक्सप्रेसवे बनने के तीसरे दिन बाद क्षतिग्रस्त हो जाता है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आए दिन क्षतिग्रस्त होता है, और हमारे एक्सप्रेसवे पे फाइटर विमान उतार करके मुख्यमंत्री जी गौरवान्वित होते हैं। उसी गोमती क्या कहते हैं, गोमती रिवर फ्रंट पर मेला लगा करके मुख्यमंत्री जी गौरवान्वित होते हैं। उसी इकाना स्टेडियम में वर्ल्ड का मैच करा करके मुख्यमंत्री जी गौरवान्वित होते हैं। उसी डीजीपी मुख्यालय को, उसी 1090 चौराहे को और 1090 के कार्यालय को देख करके मुख्यमंत्री जी गौरवान्वित होते हैं, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में दिखा है। अगर इन सारी योजनाओं में कहीं भ्रष्टाचार दिखाओ तो आप हमको बता दीजिए। ठीक है, यानी आपको लग रहा है सरकार की, ठीक है, जौनपुर के हमारे जिलाधिकारी, क्योंकि मैं भी जौनपुर का रहने वाला हूं और मैं उनसे मिला हूं, और उनका काम करने का तरीका ठीक है। उन्होंने पकड़ा है, उन्होंने कार्रवाई किया। अभी 2-3 दिन पहले वो नगर पालिका में भी गए थे, कुछ कर्मचारी जो अनुपस्थित पाए गए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई किया था। मैं उनको साधुवाद देता हूं कि वो भ्रष्टाचार को खत्म करने का मिशन लेकर भी चले हैं। लेकिन अगर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार दूसरी सरकार में भी हो रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार के मुखिया का संकल्प जो है वो कमजोर हो रहा है। मैं इतना कहना चाहूंगा, संकल्प जो प्रमोद जी ने कहा, मैं उनकी बात से संबद्ध करते हुए यही कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को जनता की भी बात सुनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के अभी एक समर्थक मेरे पास कल बैठे हुए थे, उन्होंने यही 2 बातें कही कि मैंने रेवेन्यू और पुलिस विभाग के खिलाफ चिट्ठी लिखा है मुख्यमंत्री जी को कि अगर इन 2 विभाग पे आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में जनता आपका साथ छोड़ देगी। और वही बात प्रमोद जी भी कह रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री को, हम लोगों का भी आशा और विश्वास है कि मुख्यमंत्री उनको बनाया, हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश से। जो व्यवस्थाएं जनता को चाहिए, जो ईमानदारी की चाहिए, जो भ्रष्टाचार का खात्मा चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी जनता को चाहिए, वो दे, वही विपक्ष भी मांग करता है। विपक्ष उनके साथ रहेगा। अगर मुख्यमंत्री जी ईमानदारी से इस पर काम करेंगे तो विपक्ष उनके साथ खड़ा है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। और खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए, ऑपरेशन क्लीन को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर से जाएंगे प्रमोद गोस्वामी जी के पास में। बहुत स्वागत सर एक बार फिर से आपका। प्रमोद जी, देखिए, सत्ता पक्ष एक बार ये कहता है कि हम भ्रष्टाचार को मिटा कर रहेंगे, लेकिन क्या इसमें सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो पुलिस अधिकारी इस तरीके का काम कर रहे थे उन पर एक्शन लेना चाहिए? ऑपरेशन क्लीन, जीरो टॉलरेंस आपकी मंशा है, लेकिन आप ही के तो अधिकारी हैं जो ये गलत काम कर रहे हैं। शुक्र है, गनीमत है कि कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जो इन अधिकारियों को रोक रहे हैं। नहीं, ऑपरेशन क्लीन तो तब हो कि जब उस पर चीजें संज्ञान में आए, नोटिस में आए, जहां आती है वहां कार्रवाई हो जाती है। लेकिन ऐसे अपवाद, प्रमोद जी की आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है। लेकिन नीचे से नीचे उनकी सामर्थ्य नहीं है। आप छोड़ दीजिए, आप फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ कोतवाली में एक वहां के संभ्रांत व्यक्ति की, ये मेरी नोटिस में है, उसकी वहां पर उसने कुछ पैसे ले लिए थे, उसकी पिटाई कर दी उनके भाइयों ने मिलकर। उसकी शिकायत की गई, आज 10 दिन हो गए, उसकी मामूली धाराओं में कर दी गई और वो परेशान है, भाग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसकी जो है जानलेवा हमला किया गया उसमें था। लेकिन वो इंस्पेक्टर फतेहगढ़ का जो है वो कहीं मिला हुआ है, एसपी तक के संज्ञान में है। लेकिन अब क्योंकि जब ऊपर से नीचे तक पूरा अमला मिला होगा, हम आप सब लोग पैनल के लोग जब मिले होंगे, तो फिर हम अब जनता की आवाज कौन उठाएगा? हर आदमी उठा नहीं सकता है। मैंने आपसे कहा ना, ऐसे एक नहीं, ये तो मैंने एक प्रमाण के रूप में एक बात कही, ऐसे में हर जिले के मतलब 2-2, 4-4 नहीं, 20-20, 25-25 मामले ऐसे कि जिसमें आम जनता, निरी जनता जिसकी कोई पहुंची नहीं है, वो कैसे मामला पहुंचाएगा? वो कैसे लोगों के संज्ञान में आएंगे? जब आप किससे कहने जाएंगे भाई? आप डिप्टी एसपी से कहेंगे, एडिशनल एसपी से कहेंगे, आप एसपी से कहेंगे, लेकिन जब वहां जहां कार्रवाई हो रही है, कर रही है, तो ये जीरो टॉलरेंस है कि जीरो टॉलरेंस हो गई, उन्होंने कह दिया, बोले हाँ कार्रवाई हो रही है। लेकिन जब ये संज्ञान में आएगा तो सरकार की मंशा खराब नहीं है, लेकिन सरकार की नोटिस में तो आनी चाहिए। सरकार की नोटिस में नहीं आ पा रहा है।
विडंबना ये है। ठीक है, लेकिन सर सरकार के नोटिस में आना भी सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। एक तरफ सरकार ये कहती है ना कि हमारे कार्यकाल के दौरान हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, तो वो जीरो टॉलरेंस सुनिश्चित करना भी तो आप ही की बात है। बयानबाजियों में थोड़ी जीरो टॉलरेंस हम सुनेंगे। एग्जैक्टली मैं यही बात कह रहा था। हाँ। कि सवाल मुख्य बात यही है कि सरकार की नीति और नियत में कोई खोट नहीं है। सरकार और योगी जी बराबर ये निर्देश पिछले 6 सालों में देते चले आ रहे हैं। लेकिन आप उठा के देख लीजिए कि टोटल एक आंकड़ा हमारे भाजपा के प्रवक्ता इसमें अब नहीं अगली डिबेट रख लें और उसमें आंकड़े रख दें कि पूरे प्रदेश में कितनी कार्रवाई हुई, उससे कई गुना हम आपको प्रमाण दे देंगे कि इनमें कई संज्ञान में नहीं है। जब संज्ञान में नहीं आएगा तो क्योंकि ऊपर से लेके मतलब जो जिले का टॉप है और जो नीचे थाना अध्यक्ष है, जब वहां से लेकर वहां तक मिली भगत होगी तो कौन सुनेगा कौन? और हर आम आदमी की तो ये पकड़ नहीं है कि वो जाके शासन तक पहुंच सके। 2, 4, 6 मामलों में 8, 10 मामलों में ये हो जाता है कि शासन तक ये चीजें पहुंच जाती हैं और फिर कार्रवाई हो जाती है, तो उसको राहत मिल जाती है। लेकिन विडंबना ये है कि इस मामले में जो मतलब योगी जी को ऐसा तंत्र स्थापित करना चाहिए, वहां के जिले के लोग हैं, जो उनके संगठन के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, वो लोग कम से कम इसमें जिम्मेदार हों, वो लोग कम से कम सरकार के संज्ञान में लाएं, वो मॉनिटरिंग करें। लेकिन मॉनिटरिंग कौन करेगा? कप्तान करेगा। और जब थाना अध्यक्ष और एसआई और सिपाही सब मिले होंगे तो कौन किसकी जांच करेगा, कौन किसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, कौन ऊपर तक बात पहुंचाएगा और कहाँ कार्रवाई होगी? विडंबना यही है कि सरकार चाहती है कि सरकार इसमें मतलब जीरो टॉलरेंस हो, मतलब इसमें एफआईआर लिखी जाए, एफआईआर नहीं लिखी जाती है। सर सबसे बड़ी बात वही ना कि नियत साफ है, आपकी मंशा साफ है, लेकिन एग्जीक्यूशन अगर पूरा नहीं हो पा रहा है आपकी बात का, हमने ये सुनिश्चित कर लिया कि हम ऐसा करें, है ना, तो एग्जीक्यूशन भी बहुत जरूरी है और एग्जीक्यूशन पर नजर रखना भी बहुत जरूरी है। सरकार की जिम्मेदारी है। हम नहीं कह रहे कि सरकार आएगी एक एक पुलिसकर्मी पर नजर रखेगी, लेकिन एग्जीक्यूशन जब तक नहीं होगा पूरा, तब तक आप कितने भी बड़े दावे कर लीजिए, आपके मुंह से कह देने भर से सब कुछ नहीं हो जाएगा। भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश ऐसे सिर्फ कहने से नहीं बनेगा जब तक आप उस पर प्रॉपर काम नहीं करेंगे और नजर नहीं रखेंगे। इस पर अनीश जी से हम जान लेते हैं। अनीश जी बीजेपी के नेता है, प्रवक्ता है। अनीश जी देखिए, एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है। प्रमोद जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि आपकी नीयत पर हम शक नहीं कर रहे, आपकी मंशा बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ठीक काम भी तो कीजिए ना, और आपके लोग ठीक काम कर रहे हैं इसको भी चेक करिए ना। ये थोड़ी होगा कि भाई हमने उस पर कार्रवाई कर दी, फलाने ने गलती की हम उस पर एक्शन लेंगे। आमतौर पर इसी तरीके के बयान सामने आते हैं कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या उस कार्रवाई कर देने मात्र से भ्रष्टाचार रुक जाएगा? गर्मा जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सवाल है, उनकी नीयत, भाजपा की नीयत और नीति में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति बड़ी स्पष्ट होती है, उसी के अंतर्गत इतनी कार्रवाइयां होती हैं जिससे कि खासतौर से इंडी गठबंधन के पेट में दर्द होता है। जब भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करती है तो इन लोगों के पेट में दर्द इसलिए नहीं होता कि किसी भ्रष्टाचारी पे कार्रवाई हुई, किसी नेता पे कार्रवाई हुई, किसी गुंडे पे कार्रवाई। इनके पेट में दर्द सिर्फ इसलिए होता है कि इनके सहयोगियों पे कार्रवाई हुई। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की 10 साल पहले उत्तर प्रदेश में बनी तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, समाजवादी पार्टी से त्रस्त होकर उत्तर प्रदेश की जनता ने हमारी सरकार बनाई। ठीक, इनसे कितने त्रस्त थे ये सभी जानते हैं। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार भाई हैं, उन्होंने यहाँ जो पर बताया, कम से कम त्रस्त थे। अगर इनके ही राज्य में सारा भ्रष्टाचार हो रहा था तो फिर अब आपके में क्यों हो रहा है? प्रमोद जी भी कुछ कह रहे हैं, उनको सुन ले। हाँ प्रमोद जी। एक बात कहना चाहूंगा अनिल साहब से। हाँ। कि ये ठीक है, मैंने मान लिया सेफर आर्गुमेंट के सपा शासनकाल में ये हुआ, सरकार हटा दी गई। आप इस पर आपने चिंतन मनन किया कि 24 के इलेक्शन में आपकी क्यों 80 में से 33 रह गई? ये क्या उपलब्धि थी आपकी? बिल्कुल, वो तो सरकार चली गई, उसने गलती की, चली गई। हाँ बिल्कुल ठीक। लेकिन इस पर खाली आप ये कुतर्क देखे, ये अब खैर प्रवक्ता है, आपको अब बात दबाना चाहिए, अपने पक्ष की जो कमजोरियां छिपाना चाहिए, लेकिन जनता है, जनता फिर उसका जब रिजल्ट देती है तो फिर उसके बाद भाजपा से एनडीए गवर्नमेंट में तब्दील हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर देखिए ना, आप एक पैटर्न बन गया है, कहते हैं पुराना वो रवैया हो गया है कि सभा को भ्रष्टाचार के लिए, गुंडई के लिए, दबंगई के लिए आप घेर लेंगे, लेकिन तब करिए ना जब आपकी सरकार में, आपके कार्यकाल के दौरान ये घटनाएं ना होती हो।
नहीं, दूसरे की आप तुलना कर रहे हो, आप अपने को बेहतर तो बनाइए। वही बात वही तो बात वही है ना, होनी पहले चाहिए। आप उस चीज से बाहर आ जाइए। आपने ही तो कहा, प्रमोद जी आप बहुत वरिष्ठ हैं, आप ही ने तो बताया था कि हमारी नीति और नियत में फर्क नहीं है। कुछ जो अधिकारी में स्टार्ट में शुरू में प्रारंभ में मैंने यही कहा था कि कुछ अधिकारी हैं, कुछ 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 कर्मचारी हैं जिनकी मानसिकता अभी भी समाजवादी पार्टी वाली है, उनकी मानसिकता बदली जाएगी। अगर वो मानसिकता नहीं बदलेंगे तो बरेली के इंस्पेक्टर की तरह, राम सेवक की तरह उन्हें जेल जाना पड़ेगा। एनएच वालों की नहीं, तरह, जौनपुर ये वालों की तरह उन पर कार्रवाई होगी ना, और चल रही है कार्रवाई। भाई सपा की सरकार में ऐसा नहीं होता था। ये नहीं, प्रमोद सर, मैं सुनिए, आपकी बात पे प्रमोद सर सहमत हूँ। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, ठीक है ठीक है। मैं सम्मान करता हूं आपकी बात का। आपने ही अभी कहा था कि हमारी नियत और नीति में अंतर नहीं है, लेकिन कुछ अधिकारी कर्मचारी ऐसे लेकिन सर हमारे राजनीति में तो कम से कम वो रखिए ना। ठीक है, आपकी नियत और नीति को मैंने भी कहा कि वो ठीक रहती है। आधा मिनट दीजिए ना मुझे। हाँ हाँ बिल्कुल, और रही आपको बात, सिर्फ अभी बोलने के लिए बुलाया। सपा के प्रवक्ता ने ये कहा था कि अभी हमारे मुख्यमंत्री पे कोई आरोप नहीं है। अब मुझे ज्यादा लंबी चौड़ी बात खिंच जाएगी, आप खुद ही देख लीजिए अपने गिरेबान में झांक के कि समाजवादी पार्टी के मुखिया के कितने केस अभी चल रहे हैं और कितने चलने वाले हैं। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के मुखिया की बात इसलिए नहीं करते कि जो आदमी, ये जानती है पब्लिक, और अभी प्रमोद सर ने जो कहा था उसका भी मैं जवाब दूंगा कि उत्तर प्रदेश में हम पिछड़ कैसे गए। मैं वो बताना चाहता हूं कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने अपने पिता की कुर्सी छीन ली, अपने पिता का सम्मान नहीं कर पाए, वो अपने पिता का भी सम्मान नहीं कर पाए। सर बहुत मुखिया व्यक्तिगत हैं। मत जाइए, ठीक है, उस पर हम दूसरी चर्चा नहीं कर रहे हैं, प्लीज उस पर मत जाइए। वो मतलब वहां जाना आपके लिए ठीक नहीं है। फिलहाल अभी भ्रष्टाचार पर, सरकार के उस पर बात करें, ठीक है, उस पर बात कर लेते हैं। आरिफ साहब के पास में जाएंगे। आरिफ साहब, समाजवादी पार्टी को इन चीजों के लिए घेरा जाता रहा है। अभी प्रमोद जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि देखिए बीजेपी कह रही है, तो बीजेपी ने कोई बहुत अच्छा दूध की धुली नहीं है। घटनाएं एक के बाद एक लगातार होती आई हैं और तर्क वही होता है जो मैंने कहा कि हम कड़ी कार्रवाई कर देंगे, हम तो एक्शन ले रहे हैं, जो भी दोषी होगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। ये जो बचने के लिए लाइनें अपनाई जाती है ना, वो तो वही पुराना पैटर्न है, वही घिसा पिटा रवैया। गरिमा जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता साथी जो है वो सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है। या आपके कार्यकाल में अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो समाजवादी पार्टी में भी होता था, तो ये कहकर के आप बच नहीं जाएंगे। पहली बात तो एक नैरेटिव सेट किया गया, मुझे कहने दीजिए, एक नैरेटिव सेट किया गया कि समाजवादी पार्टी वो गुंडों माफियाओं की पार्टी है, वो तमाम भ्रष्टाचार करती थी। ये तो नैरेटिव सेट किया गया, और नैरेटिव सेट करने का काम भी किसने किया है ये आप समझ सकती है। देखिए लाइट चली गई है और मैं मोबाइल की टॉर्च में यहाँ पर डिबेट कर रहा हूँ, मोबाइल की टॉर्च। आपकी बत्ती गुल हुई है। सर प्रदेश आपका है, सर प्रदेश आपका है, पूरे शहर की गई है, पूरे शहर की बिजली चली गई है, और मैं कांच की रोशनी में डिबेट कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये भी लाइट की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आपकी बत्ती गुल हो गई है, लेकिन कोई नया सब स्टेशन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया, जो हमारी व्यवस्था, जो हमारा बिल्कुल बिल्कुल। प्रमोद जी अभी देखिए अनिल जी ने बड़ा अच्छा व्यंग किया। एक सेकेंड, एक शेर है इनके ऊपर बहुत फिट बैठा है। किसी शायर ने कहा है कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े फर्जी है, ये दावा किताबी है। आप महिला अपराध में नंबर 1 है, आपने कंट्रोल नहीं किया। एनसीआरबी का डाटा है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, और ये संवैधानिक संस्था है एनसीआरबी जो डाटा देती है। अपराध की जहां तक बात करेंगे, कोरोना काल में हजार मुकदमे दर्ज हो गए जब लोग सड़कों पर नहीं। ठीक है आरिफ साहब, लौटेंगे आपके पास में। आरिफ साहब, कुछ दर्शक जुड़ रहे हैं, उनकी राय को सुन लेते हैं एक बार, फिर आएंगे आपके पास में। जहीर खान हमारे साथ में है, हमीरपुर से। आवाज मिल रही है जहीर जी आपको? जी सुनाई पड़ रहा है। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे सर, क्या राय है आपकी? मेरा मैडम सीधी सी बात है कि नीति नियम सिद्धांत हर पार्टी लेके आती है, परंतु सबसे बड़ी चीज है ये घोर कलयुग काल चल रहा है। लेकिन जहां तक भ्रष्टाचार अपराध का प्रश्न है, योगी आदित्यनाथ जी महाराज एक ऐसा व्यक्तित्व है कि जो कहीं से भी किसी भी कोने से भ्रष्टाचार में लिप्त ना थे ना है, और जब तक वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो हमेशा इन चीजों से विरत रहेंगे। हाँ, हवाई भ्रष्टाचार रोकने की बात,
प्रयास होते हैं उसमें भी हमारे आप जैसे लोग उसके एजेंसी में होते हैं, अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं। क्योंकि कलयुग है, यानी कलयुग मतलब अर्थयुग। हर आदमी, ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से इतना हम धनार्जन कर लें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षा हो जाए। और जहां तक अपराध नियंत्रण की बात है तो हमारे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मुख्यमंत्री मंत्रित्व काल में आईपीएस महोबा में एक हत्या हुई थी, उसके आईपीएस अधिकारी बर्खास्त हुए और आज लखनऊ जेल में। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया जहीर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ में है, राम कुमार और नाव से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत राम कुमार जी आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो हम आपको चैनल की धन्यवाद देना चाहते हैं। उसके बाद हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे मतलब वर्तमान में सरकार है या पूर्व में सरकार हमारे अखिलेश की रही, मुलायम सिंह की रही, हम निषाद बिरादरी से तो मांझी मछुआरा निषादों को जो है एक मुद्दा उठाया था निषादों ने कि इनको जो है स्टिक है मतलब उसमें कोटे में डाल दिया जाए। ना तो मतलब जो है बीजेपी ने किया, ना ही मतलब मुलायम सिंह ने किया, ना मायावती ने किया। अगर बीजेपी ये कर देती है तो अखिलेश जैसे भाई साहब हमारे जो है 4 सीटर उनसे घूमेंगे 1962 के तरीके से। मेरी उम्र 62 साल की है। ठीक है, इसलिए जो है एक किसी भी पार्टी को एक की अगर कर कोई भी कर ले जाता है, ठीक है तो सर। निषाद जो है जैसे हाथी नहीं पहचाता अपनी शरीर, अच्छा, ऐसे ठीक है, निषाद अपनी नहीं पहचान। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। देखिए बड़ी अहम बातें यहाँ पर दर्शक भी कह रहे हैं और मुझे लगता है अभी प्रमोद जी, अभी अनीश जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि आपकी बत्ती गुल हो गई है। ठीक है, समाजवादी पार्टियों के लिए ये कहना अभी बिल्कुल ठीक बात है कि उनकी बत्ती गुल है, वो लगातार सत्ता में नहीं है कई बार से। लेकिन सर बत्ती अगर गुल है तो मुझे लगता है ये भी चिंता के लिए आप ही की चिंता का विषय है कि आखिर आपके प्रदेश की बत्ती गुल क्यों है? अनीश जी, अभी लोकसभा 2024 में इनकी बत्ती गुल कर दिया है जनता ने। 80 के 80 अनीश जी आप ही का प्रदेश है। ये जो दबंगई इनके राज्य में हुआ करती थी वो अब क्यों हो रही है? ठीक है, आप बुलडोजर चला रहे हैं, लेकिन ये जो भ्रष्टाचार जिसको आप कहते थे वो अब क्यों हो रहा है? और अब आम आदमी आपके अफसर भी कर रहे हैं। गर्मा जी, हम अभी बता चुके हैं आपको कि जो भ्रष्टाचारी सामने आते हैं, जो भी गुंडागर्दी करने वाले सामने आते हैं, उन पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। हमारे यहाँ हिस्सा बंटवारा नहीं होता सपा की तरह। दूसरी बात, मैं सपा प्रवक्ता से एक बात और कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपके शासनकाल में 300+ दंगे हुए थे, जातीय दंगे हुए थे उत्तर प्रदेश के अंदर। और हमारी 8 साल की सरकार में, 9 साल की सरकार में, केंद्र की सरकार में आज तक कोई दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। आपके यहाँ जब आपकी सरकार में जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, ये मैं आपको याद दिला रहा हूँ, इस पर बहस करने का मेरा मन नहीं है, बहुत बहस कर चुका मैं इस पर। मुजफ्फरनगर जब दंगा हुआ था तो आप फिल्म स्टारों का नाच देख रहे थे अपने सफाई में बैठ के, तो इसलिए आप तो खैर इस मामले में कह ही नहीं सकते। दूसरा ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी कोई प्रस्ताव, कोई कार्य करती है, उसको लेके इंडी गठबंधन वाले जो हल्ला मचाते हैं, उससे देश की जनता का, प्रदेश की जनता का कितना नुकसान होता है, ये भी इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए। हम जो है अत्याचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, हम तो शुरू से अत्याचार, भ्रष्टाचार, खाली प्लॉटों को गरीबों को बचाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमारे काम आम पब्लिक को दिख रहे हैं। हो सकता है इसमें से कुछ जैसे अभी जो डिबेट चल रही है उसकी तरह से कुछ भ्रष्टाचारी हैं, वो भ्रष्टाचारी भी हमारे रखे हुए नहीं है, हमारी सरकार में नियुक्त करे हुए नहीं है। हमारी सरकार द्वारा उनको धन लेके दिए बनाया हुआ नहीं है, वो सारी पोलें खुल चुकी हैं। ये पुराने जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, कुछ भ्रष्टाचारी, चलिए इन पर भी कह दीजिए कि ये इन पर भी आप ये कहकर पल्ला झाड़ सकते हैं कि ये सपा के कार्यकाल के हैं, ये सपा के हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। हालांकि अधिकारी हम कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ के एसएसपी हों या जौनपुर के डीएम साहब हों, ये मिसाल है कार्रवाई की। चलिए ठीक है और अपडेट लेते हैं आप जौनपुर से। ठीक है, आप जौनपुर से हमारे संवाददाता हैं अजय पूरे मामले में मुझे एक सेकंड सर प्लीज थोड़ा सा अपडेट ले लीजिए। नहीं, एक सेकंड। हाँ ठीक है सर, जल्दी से बताइए। इन्होंने आरोप लगाया 300+ दंगे हुए, 10 दंगों का नाम बता देंगे। और आपके यहाँ क्या मेरठ में नहीं हुआ, सहारनपुर में नहीं हुआ, आप मणिपुर को क्या समझते हैं वैश्विक? अरे सर अभी राष्ट्रीय स्तर पर डिबेट हम नहीं कर रहे, हम तो उत्तर प्रदेश के मामलों भ्रष्टाचार को लेकर।
अभी देखिए अधिकार खुद मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आरिफ जी, यादव और मुसलमानों को अधिकारी नहीं रखा जाएगा, तो आपकी मानसिकता कैसे साफ होगी? आप आरिफ जी इसको कहीं और लेकर मत जाइए। आरिफ जी प्लीज इसको कहीं और लेकर मत जाइए, आपके पास लौटेंगे। अजय हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। आरिफ जी प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। नेशनल चैनल अजय पूरे मामले में अभी फिलहाल क्या अपडेट है और जब क्या एक्शन लिया गया अधिकारियों की ओर से? देश हित की बात कीजिए। आरिफ जी और अनीश जी प्लीज शांत हो जाइए। आरिफ जी का नारा है सबका साथ, अनीश जी, हाँ ठीक है, आपकी पार्टी में सबका साथ सबका विकास, ठीक है, हमें पता है, कम से कम अब उधर मत जाइए। अजय प्लीज बताइए, पूरे मामले में जो अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट अधिकारियों पर एक्शन ले रहे हैं, अभी फिलहाल अपडेट क्या है उस पूरे मामले में? देखिए, जिलाधिकारी रवि कुमार बादल ने साफ कहा है कि जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनसे कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यह है कि जो संलिप्तता जो इससे 3 कर्मचारियों को और एक बाहरी व्यक्ति को जो बताया गया कि इनके ऊपर कार्रवाई की गई है, कि उनको कार्रवाई इतने समय उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होने चाहिए जो इतने बड़े फ्रॉड कर रहे हैं। तो किसानों के हक जो किसान फाइल लेकर के अपने मुआवजे के लिए टहल रहे हैं, ये लोग, ये कर्मचारी अपने जेब भरने में परेशान है। इन्होंने इतनी बड़ा गबन किया है कि ऐसे कितने न जाने ट्रांजेक्शन है, क्योंकि यहाँ जौनपुर को जो है 2 हाईवे मिले हैं, नेशनल हाईवे मिले हैं, और उनके मुआवजे, उनका डिक्लार तैयार हो चुका है, उनका मुआवजा दिया जा रहा है। क्या इन सबसे किसान को परेशान है? किसान का मुआवजा नहीं मिल रहा, किसान तहसील के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कर्मचारी जो है वो अपनी जेब भरने में परेशान है। डीएम साहब ने कहा है कि कार्रवाई होगी। क्या यहाँ पे जो सीआरओ है, यहाँ पे जो भू राजस्व अधिकारी है, उनके टाइम से ट्रांजेक्शन होता है और उनको खाने खबर नहीं होता। गरीब किसान है, उनको चार्ज दिया गया है एनएचआई का, और वो बिल्कुल उससे अगर कार्रवाई करते, अगर वो समय से चीजें को देखते और तो इतना बड़ा गबन न होता। इतने ट्रांजेक्शन हुए हैं, अभी तो 2000 ट्रांजेक्शन पता नहीं हुआ है। क्या ऐसे कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं जो कि सैकड़ों किसान है, उनके साथ में क्या सही किसानों को मुआवजा देगी सरकार? अगर सरकार इनको देती तो ये कैसे फाइल तैयार करके, ये फर्जी फाइल जो कार्यालय में तैयार की जा रही है, उनसे इस तरीके की कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि एक मिसाल बने कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों से कार्रवाई हो। बड़े अधिकारी इसमें हमेशा बच जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा अधिकारी होते हैं वो जात में वही पाते हैं जो जिले के अधिकारी। इसमें कोई जांच होनी चाहिए जो जिले के अधिकारी चलो बाहर से होनी चाहिए, ताकि जो है अधिकारी किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए और कार्रवाई जो है कठोर कार्रवाई हो। ऐसे सीआरओ के खिलाफ, ऐसे वहां के एनएचआई के जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई अच्छी होनी चाहिए, ताकि एक मिसाल बने कि ऐसे कोई कदम अगर करते हैं तो मुख्यमंत्री का आदेश उनका दिशा निर्देश होता है कि भ्रष्ट कर्मचारियों को, अधिकारियों को बख्शा न जाए। तो ये इस कड़ी में कार्रवाई की जानी चाहिए। जी ठीक है, प्रमोद जी के पास में एक बार फिर से जाएंगे। प्रमोद जी, देखिए पूरे मामले में अभी जिस तरीके से ये एक्शन लिया गया है अधिकारियों की ओर से भ्रष्ट अधिकारियों पर, ये बहुत अच्छा है, लेकिन कई जगहों पर इस तरीके की खबरें सामने आती है कि जब एक कहते हैं ना पूरा सर्कल चलता है, पूरा एक प्रोसेस चलता है, इन भ्रष्टाचार अधिकारियों के बीच में भी एक साइकिल होती है, तो वो जहां पर टूटती है वहीं पर एक्शन लिया जाता है। तो क्या देखिए इन पर पहले भी नजर रखी जा सकती थी? सोचे 9 लाख रुपया एक पुलिस ऑफिसर के कमरे से बरामद हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है, इस पर पहले क्यों नहीं एक्शन लिया गया? क्यों आखिर इतनी देरी हो गई? ये व्यक्ति ने कितना भ्रष्टाचार फैलाया होगा? नहीं, निश्चित रूप से आप मतलब इसमें यही मैंने कहा ना कि अगर जैसे कि अगर देखें, ये ऐसा नहीं है कि सारी चीजें नेगेटिव ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस सरकार में दंगों पर प्रभावी अंकुश लगा, ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चित रूप से जो संगठित अपराध था प्रदेश में उसकी जड़ों को हिला दिया गया, ये भी सच है, लेकिन ये तब हो पाया कि जब मुख्यमंत्री ने स्वयं और उनके अधीनस्थ जो लखनऊ में बैठे अधिकारी हैं उन्होंने उसको निर्देशों का अक्षरशः पालन किया। ठीक वैसे ही जिलों की स्थिति है। अगर जिलों के भाई प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री हैं, जिलों के मुखिया तो जिलाधिकारी और एसएसपी हैं। जब एसएसपी का थानेदार से या थाना अध्यक्ष से मिला होगा या जो भी उनके बीच में संबंध होंगे, तो उसमें एसएसपी क्या कार्रवाई करेगा? आज जनता चिल्लाती रहेगी। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है, जो यही दिक्कत है। एक मैंने आपसे कहा कि बहुत से ऐसे जिलाधिकारी हैं
मतलब जो जिलाधिकारी अपने खाली वो निर्देश नहीं दे रहे हैं, वो अपने कर्मचारियों पर उन पर निगाह भी रखे हुए हैं। डॉक्टर जीके सिंह हैं, वो भी जिलाधिकारी पद पर हैं, लेकिन वो अपने नीचे के अधीनस्थों पर पूरी निगाह रखते हैं। जो भी जनता जाती है उनसे आसानी से हर आदमी से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनकर तुरंत निस्तारण करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब ऊपर से नीचे तक जो मिले होंगे तो फिर वो समस्याएं वो सुनेंगे कि हाँ देखते हैं, कार्रवाई बिल्कुल, करते हैं। साइकिल टूटेगी लेकिन तभी इस तरीके के एक्शन हो पाएंगे और तभी भ्रष्टाचार पर रोक लग पाएगी और जीरो टॉलरेंस की जो बात सरकार की ओर से कही जाती है वो तभी पूरी हो पाएगी। बहुत शुक्रिया प्रमोद जी आपको और बाकी सभी मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो यूपी पुलिस के ऑपरेशन क्लीन के तहत लगातार एक्शन जारी है। भ्रष्ट अधिकारियों पर खुद प्रशासन के अधिकारी ही एक्शन ले रहे हैं। जनहित में आज इतना ही। आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।